आज हमारा लेक्चर है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में मनी क्या है, व्हाट इज मनी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा का वर्गीकरण। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मुद्रा हम किसको बोलेंगे, मनी किसको बोलेंगे। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी मुद्रा हम उसको कहेंगे जो लोगों को लेन देन के रूप में यूज किया जाए। मनी में बी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट हो, स्वीकार्य हो, किस रूप में, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी सामानों को खरीदने और बेचने के लिए एक मीडियम के तौर पर जो यूज किया जाए। साथ ही साथ मेजर ऑफ वैल्यू, हर सामानों की कीमत जिसमें व्यक्त की जाए। तो आप देखिए हर सामान की कीमत हम किसमें व्यक्त करते हैं, मुद्रा में करते हैं। ये सामान 100 रुपीज का है, ये 200 रुपीज का है, यानी हम सामान खरीदते भी हैं मुद्रा से और सामानों की कीमत भी हम मुद्रा में व्यक्त करते हैं। अगला है स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी सामान को बेच के उसके पैसे को हम स्टोर करते हैं। तो बेसिकली वो पैसा क्या है, उस सामान की वैल्यू को स्टोर करता है। तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मुद्रा कहें, मनी कहें, तो मनी ऐसा है जो लोगों के द्वारा खरीद फरोख्त में, सामानों के मूल्य के मूल्यांकन में और सामानों के कीमत को स्टोर करने में जो यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसी को हम मुद्रा कहेंगे। तो आपका डिफाइन हो गया मनी क्या है। मनी में बी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ स्टोर। तो ये हो गया मुद्रा। अब मुद्रा का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है कि मुद्रा कितने प्रकार का होता है। तो मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो एक तो मॉनेटरी क्राइटेरिया है और दूसरा एक एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। मॉनेटरी क्राइटेरिया का मतलब है मेटल विच मनी इज मेड, कि उस जिस सामान का बना होता है उसकी बनावट के आधार पर उसको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेप्टेबिलिटी पर, किसको एक्सेप्ट करना बाउंड है, जरूरी है, कंपलसरी है, और किसको बाउंड करना कंपलसरी नहीं है। तो बेसिकली मुद्रा को जो क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसका बेस दो ही है, मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया, एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया में क्या है कि किस चीज का बना है। तो मुद्रा बेसिकली दो चीज का बना होता है। तो एक को हमने बोला है मेटलिक मनी यानी धातु मुद्रा, और एक को बोलते हैं पेपर मनी यानी कागजी मुद्रा। अगर मुद्रा की बनावट किस चीज की बनी है उसके आधार पर हम देखें तो मुद्रा दो तरह की बनी होती है। जो मनी है या तो वो धातु की बनी होगी, मेटल का बना होगा, या तो वो पेपर की मुद्रा होगी। तो जो धातु की बनी होगी उसको हम मेटलिक मनी कहेंगे, और ये मेटलिक मनी तीन तरह का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड मेटलिक मनी। स्टैंडर्ड मेटलिक मनी को हम बोलते हैं कि जिस मुद्रा का, जिस क्वाइन का, जो मेटल है, मेटल का बना हुआ क्वाइन है, उसकी फेस वैल्यू, यानी ये 10 रुपीज लिखा है इस क्वाइन पर, तो ये धातु की मुद्रा क्वाइन है, बिल्कुल मेटलिक मनी है। इसके ऊपर लिखा है 10 रुपीज, ये इसका फेस वैल्यू हुआ। और ये जिस धातु का बना है उस धातु को अगर हम मेल्ट करके एज ए मेटल यूज करें तो कितने में बिकेगा, तो इसको हम बोलते हैं मेटलिक वैल्यू या इंस्टिंक्ट वैल्यू। तो स्टैंडर्ड मेटलिक मनी का मतलब ये है जो मेटल का मुद्रा है, जितने की ऊपर उसके लिखा है और उतने में ही उसका मेटलिक वैल्यू है, यानी फेस वैल्यू और इसका मेटलिक वैल्यू सेम होगा। यानी अगर इसके ऊपर 10 रुपए लिखे हैं, तो अगर इसको रुपए के तौर पर ना यूज करके हम मेटल के तौर पर यूज करें, यानी उसको मेल्ट कर दें, पिघला दें और सिर्फ धातु के रूप में यूज करें, तब भी ये 10 रुपए में ही अगर ये बिके, तब इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेटलिक मनी। यानी स्टैंडर्ड मेटलिक मनी वह मेटलिक मनी हो गई यानी हुज फेस वैल्यू एंड इंस्टिंक्ट वैल्यू आर सेम। जिस धातु मुद्रा का धातु का मूल्य और उसके ऊपर लिखे मुद्रा का मूल्य बराबर हो, उसको हम स्टैंडर्ड मेटलिक मनी कहते हैं। दूसरा है टोकन मेटलिक मनी। जो आपके पास जितने भी कॉइन है वो सब टोकन मेटलिक मनी है। लिखा तो 10 रुपए है
लेकिन अगर हम उसको मेटल के तौर पर यूज करें तो उससे कम में बिकेगा। यानी फेस वैल्यू अलग है, उस पर जो वैल्यू लिखा है वो अलग है, और एज ए मेटल यूज करें, एज ए धातु यूज करें तो उसकी कीमत कम होगी। यानी फेस वैल्यू ज्यादा होती है और इंस्टिंक्ट वैल्यू यानी मेटलिक वैल्यू उसकी कम होती है। उस मेटलिक मनी को हम बोलते हैं टोकन मेटलिक मनी। हमारे पास जितनी भी इंडिया में कॉइन है वो सब टोकन मेटलिक मनी है। यानी किसी का भी फेस वैल्यू और इंस्टिंक्ट वैल्यू या इंटरनल वैल्यू या मेटलिक वैल्यू बराबर नहीं होता। यानी लिखा ऊपर ज्यादा है, 100 रुपए का कॉइन लिख दिया, लेकिन अगर उसको मेटल के तौर पर यूज करेंगे तो उससे कम में वो बिकेगा। तीसरा है सब्सिडरी मेटलिक मनी। ये टोकन मनी को हेल्प करने के लिए छोटे छोटे जो कॉइन बनाई जाती हैं, जैसे पहले 5 पैसे से 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे इसकी कॉइन आती थी जो टोकन मनी को हेल्प करती थी। इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी मेटलिक मनी। यानी 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के जो कॉइन थे वो बेसिकली टोकन मनी को हेल्प करने के लिए बनाए जाते थे। इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी मेटलिक मनी। और इनका भी फेस वैल्यू और इनका जो मेटलिक वैल्यू है दोनों डिफरेंट होता। तो ये हो गया मेटल के आधार पर 3 तरह की मुद्रा होती है, स्टैंडर्ड मेटलिक मनी, टोकन मेटलिक मनी और सब्सिडरी मेटलिक मनी। अगर हम पेपर के आधार पर देखें, दूसरी मनी ये हो सकती है पेपर की होगी, कागज की हो सकती है। तो जो कागज की हमारे पास मुद्रा होती है बेसिकली 4 तरह की होती है। पहले को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। यह है क्या? जब भी गवर्नमेंट नोट छापती है तो उसके पीछे नोट छापती थी तो पहले बैकअप रखती थी। यानी अगर 500 करोड़ रुपए के मूल्य का नोट गवर्नमेंट ने प्रिंट किया तो 500 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर सरकार अपने रिजर्व में गोल्ड, सिल्वर या और बुलियंस के तौर पर कुछ न कुछ मेटल अपने पास रखती थी। और ये जो कागजी मुद्रा होती थी ये उसको रिप्रेजेंट करती थी। यानी 100% बैकअप होता था। उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। यानी अगर गवर्नमेंट ने जितने नोट छापने होते थे उतने मूल्य के बराबर पहले अपने पास क्या रखती थी? कोई ना कोई मेटल, कोई ना कोई धातु रखती थी, और इसको हम बोलते थे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। एक है कन्वर्टिबल पेपर मनी, इसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। इस पे 100% बैकअप नहीं होती, लेकिन आप अपने करेंसी को गोल्ड में, सिल्वर में, बुलियंस में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी सरकार क्या करती थी, जो नोट छापती थी उसके एवज में कुछ बैकअप होती थी, बट 100% बैकअप नहीं होती थी, लेकिन वो कन्वर्टिबल थी। यानी आपके पास पैसा, आपने बोला नहीं इस पैसे पे हमारा विश्वास नहीं है, तो सरकार उस पैसे के बदले आपको क्या देता? गोल्ड दे सकती थी, सिल्वर दे सकती थी, या कोई और बहुमूल्य धातु दे सकती थी, क्योंकि इसके पीछे बैकअप होता था। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल पेपर मनी। अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी भी कन्वर्टिबल पेपर मनी है, क्योंकि इसके पीछे भी 100% हम सोना चांदी रखते थे। तो ये दोनों एक तरह से कन्वर्टिबल पेपर मनी हो गई, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी होती थी उसमें 100% बैकअप होता था, और जो कन्वर्टिबल पेपर मनी थी उसमें 100% बैकअप नहीं था, बट वो कन्वर्टिबल था, परिवर्तनशील मुद्रा थी। दूसरा है इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, अपरिवर्तनशील मुद्रा। आज दुनिया में जो भी पेपर मुद्रा है, पेपर करेंसी है, वो सब इनकन्वर्टिबल पेपर मनी है, जिसको आप सोने चांदी में बदल नहीं सकते। यानी उसमें गवर्नमेंट मिनिमम रिजर्व अपने पास रखती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नोट छापने का जो तरीका है उसको सिस्टम को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित कोष। सरकार क्या करती है? 200 करोड़ मूल्य के बराबर गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन करेंसीज अपने पास रखती है। उसके बाद जितना चाहे करेंसी को प्रिंट कर सकती है, लेकिन आप पैसे को किसी और चीज में बदल नहीं सकते। वो कन्वर्टिबल पेपर मनी नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। यानी ऐसी मुद्रा जिसको किसी सोने चांदी या किसी बहुमूल्य धातु में सरकार बदलती नहीं है। और दुनिया में आज जितनी भी पेपर मुद्रा है, पेपर करेंसी, वो सब इनकन्वर्टिबल पेपर मनी है। फेट मनी,
यानी गवर्नमेंट जब आदेशित मुद्रा, इसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट जब इशू कर देती, जैसे इंडिया में 1 रुपीज नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, 2 रुपीज उसके ऊपर की जितनी करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, 1 रुपये की जो नोट है वो गवर्नमेंट इशू करती है, और यह एक आदेशित मुद्रा है। इसके पीछे कोई मिनिमम रिजर्व नहीं रखते हैं, इसके पीछे कोई बैकअप नहीं रखते हैं, ये सिर्फ सरकार आदेश करती है, उसके आदेश पर इशू की जाती है, इसको हम बोलते हैं फैट मनी। अगर हम एक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर देखें तो एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया पर 2 ही क्राइटेरिया है, एक तो है लीगल टेंडर और दूसरा है नॉन लीगल। लीगल टेंडर मनी का यह मतलब हुआ सरकार ने जितने करेंसी इशू किए हैं उस करेंसी को आप लेने के लिए बाध्य हैं। यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट दैट मनी, यू कैन नॉट डिनाई टू एक्सेप्टिंग दैट मनी वॉट एवर मनी इशू बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो कुछ भी नोट जारी किया है, चाहे वो 500 का नोट जारी करे, 1000 का जारी करे, 2000 का जारी करे, आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने उसको लीगल टेंडर कहा है, कानूनी बाध्यता है आपका। अब जो कानूनी बाध्यता है वो 2 तरह की है, एक होती है लिमिटेड टेंडर, यानी जिसमें एक लिमिटेड स्तर तक आप बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए। ये क्या है? जो 5 पैसे से 25 पैसे पहले सरकार इशू करती थी, जिसको हमने सब्सिडरी मेटलिक मनी कहा था, ये 5 से 25 पैसा किसी आदमी को आप मैक्सिमम दे सकते थे एट ए टाइम 25 रुपीज, यानी 25 रुपीज तक तो वह ले सकता था, बाउंड था। लेकिन 25 रुपीज से ज्यादा की अमाउंट किसी को दे रहे हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे को जोड़ के 25 रुपए से ज्यादा ले जाके आप पेमेंट करें, लो, ये वो लेने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जो लीगल टेंडर है सिर्फ कब कितना है, 25 रुपीज तक है। 25 रुपीज से ज्यादा अगर आप अमाउंट देंगे तो वह बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी 50 पैसे से लेकर 2000 नोट जो आपके पास है आज, किसी को पे करें, उसकी कितनी भी अमाउंट पे करें, कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं हम ये इस 50 पैसे या 100 रुपीज के कॉइन को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहा है, यानी किसी भी अमाउंट तक वो कोई भी करेंसी लेने के लिए मना नहीं करेगा। जैसे अगर 100 रुपीज का किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का पेमेंट करना है, और आपने सिर्फ 100 रुपीज या 1 रुपीज का नोट इकट्ठा करके उसको पे कर रहे हैं, तो इस आधार पर एक्सेप्ट करने के लिए नहीं मना कर सकता कि नहीं हम नहीं लेंगे, ये छोटा कॉइन है या छोटी डिनोमिनेशन का कॉइन है या रुपीज है, नहीं, ऐसा कोई मना नहीं कर सकता। 50 पैसे से 2000 रुपए तक के नोट का कोई भी अमाउंट आप किसी को देंगे और कोई लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। अगला है नॉन लीगल टेंडर मनी। कुछ ऐसे चीजें हैं जो मनी के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन वो मनी नहीं है, उस पर सरकारी बाध्यता नहीं है। जैसे चेक है, चेक अगर आप किसी को दे रहे हैं, वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, लेकिन उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं आपको चेक लेना है, क्योंकि ये जो चेक है वो नॉन लीगल है, ये हमारी क्रेडिट पर चलता है, सरकार की तरफ से कोई उसमें वैधानिकता नहीं है, लीगल नहीं है। ड्राफ्ट है, सिक्योरिटी है, इस तरह की जो चीजें हैं जो हम आपस में लेन देन पर यूज करते हैं, लेकिन सरकार ने उसको कंपलसरी नहीं किया है, लीगल टेंडर नहीं बनाया है, इसलिए उसको हम बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। यानी हमारी चलन में तो है, हम चेक को यूज करते हैं लेने और देने में पेमेंट, लेकिन फिर भी वो वैधानिक मुद्रा नहीं है, लीगल टेंडर मनी नहीं है। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मनी।